IBN 7 हौसला है। देश दिन भर में इस वक्त हमारे साथ अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। मुंबई से हमारे साथ है निशात शम्सी, दिल्ली से अमित पांडे, भोपाल से मनोज शर्मा और नोएडा से अमृत आनंद। लेकिन सबसे पहले चल रहे हैं निशात शम्सी के पास, क्योंकि सुबह सुबह उनके पास सूत्रों के आधार पर बड़ी खबर है। एक बार फिर सीधे सीधे बीजेपी से बात करने की बजाय मीडिया के जरिए, लीक्स के जरिए शिवसेना नेगोशिएट करना चाह रही है। शुभ प्रभात निशात। सुप्रभात आकाश। महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के लिए शिवसेना ने बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया है। सूत्रों मुताबिक शिवसेना ने बीजेपी को कहा है कि 8 नवंबर तक वो अपना रुख साफ करे कि वो उन्हें सरकार में अपना सहयोगी बनाना चाहती है या नहीं। महाराष्ट्र में बनी बीजेपी की सरकार में शामिल होने के लिए शिवसेना ने अब अल्टीमेटम का दांव चला है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से कहा कि वो साफ तौर पर बताएं कि बीजेपी को शिवसेना का साथ चाहिए या नहीं। इसके लिए पार्टी ने बीजेपी को 8 नवंबर तक की समय सीमा दी है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी शिवसेना को 4 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री पद देने के लिए तैयार है, लेकिन शिवसेना उप मुख्यमंत्री पद के साथ साथ 10 मंत्री पद चाहती है। इनमें से 5 कैबिनेट मंत्री बनाने की मांग भी शामिल है, और अगर उप मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया तो शिवसेना ने 12 मंत्री पद की मांग रखी है। इसी को लेकर दोनों पार्टियों के बीच लगातार खींचतान चल रही है और दोनों पार्टियों में अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन अब शिवसेना ने साफ कर दिया है कि अगर 8 तारीख तक स्थिति साफ नहीं हुई तो फडणवीस सरकार का वो समर्थन नहीं करेगी। सूत्रों के मुताबिक अगर बीजेपी ने इस बाबत कोई जवाब नहीं दिया तो शिवसेना विपक्ष में बैठेगी और सदन में अपने नेता का ऐलान कर देगी। महाराष्ट्र में फडणवीस कैबिनेट की आज 12 बजे बैठक है। माना जा रहा है कि राज्य की आर्थिक स्थिति पर चर्चा हो सकती है। महाराष्ट्र में बनी बीजेपी की सरकार हरकत में आ रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्य की आर्थिक स्थिति पर चर्चा हो सकती है। पिछली सरकार द्वारा लिए गए कर्ज के मामले में श्वेत पत्र निकालने का ऐलान भी किया जा सकता है। इससे पहले शनिवार को ही कैबिनेट की पहली बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस ने आने वाले 5 सालों में राज्य के विकास पर ध्यान देने की प्रतिबद्धता जाहिर की। महाराष्ट्र की जनता को 1 महीने में राइट टू सर्विस यानी सेवा का अधिकार देने के लिए कमेटी भी बनाई। आपको बता दें कि फिलहाल फडणवीस की अगुवाई में जो नई सरकार बनी है उसमें सीएम फडणवीस के साथ 9 मंत्री शामिल हैं। इनमें 7 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री हैं। किसी मुख्यमंत्री का इंटरव्यू लेना किसी बच्चे का खेल नहीं है, लेकिन हौसला हो तो 11 साल बच्चे के लिए भी ये संभव है। देखिए खास रिपोर्ट। हौसला है तो सब कुछ संभव है। ये महज 11 साल की स्कूली छात्रा दृष्टि हरचंदानी का बड़ा हौसला ही था कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का इंटरव्यू लेने में कामयाब रही। दृष्टि ने उनसे कई गंभीर सवाल पूछे, लेकिन मुख्यमंत्री से दृष्टि की मुलाकात आसान नहीं थी। इस छोटी सी बच्ची को अपने जेबी पाटिल स्कूल की मैगजीन के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस का इंटरव्यू चाहिए था। रविवार को वो मुख्यमंत्री से मिलने अपनी मां के साथ सह्याद्री गेस्ट हाउस पहुंची, लेकिन रास्ते में ही सुरक्षा बलों ने दृष्टि को रोक दिया। उन्होंने बोला आधा घंटा बस वेट करो, तो वो गाड़ी में आप बाहर आएंगे, आप उनसे मिल लो। मैंने बोला कि उनसे मिलना नहीं है, उनसे बात करना है, लेकिन उनको इंटरव्यू करना है। लेकिन दृष्टि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी। उसने लिखा, सुरक्षाकर्मी मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। जब भी आपको मेरी लिखी ये चिट्ठी मिले, आप मुझे फोन करें या फिर किसी को नीचे लिखे पते पर भेजें, ताकि मैं आधिकारिक तौर पर आपसे मिलने आ सकूं। कृपया इस चिट्ठी को नजरअंदाज मत कीजिएगा। दृष्टि हरचंदानी। खुद मुख्यमंत्री ने इस पूरे वाक्य का जिक्र सोशल साइट ट्विटर पर किया है। कल जब मैं मुंबई के सरकारी गेस्ट हाउस में अपने काम में व्यस्त था तो एक संदेश पाकर हैरान रह गया। एक स्कूली छात्रा मेरा इंटरव्यू लेना चाहती थी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की वजह से वो मेरे ऑफिस में नहीं आ पा रही थी। इसलिए उसने मुझे एक चिट्ठी लिखी, उस पर अपना पता और फोन नंबर लिखा। वो ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि वो खुद मुझसे बात करे। मैं उसकी लगातार कोशिश पर हैरान रह गया। मैंने उसे ऑफिस में बुलाया। उसने मजे हुए पत्रकार की तरह मुझसे शिक्षा और महंगाई पर सवाल पूछे। मुंबई पुलिस ने एक ऐसी महिला ठग को गिरफ्तार किया है जो खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बताकर लोगों से लाखों की ठगी किया करती थी। ऐसे ही एक मामले में इस महिला की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पुलिस ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद इस महिला का नाम है नैना ठक्कर। उम्र लगभग 55 साल।
अपने आप को इनकम टैक्स अधिकारी बताकर लोगों से लाखों की ठगी करना इस महिला का असली काम है। लेकिन उसकी पोल उस समय खुल गई जब वो पुलिस के सामने आई। दरअसल मुंबई के रहने वाले अशोक पटेल को लगातार ये महिला धमकी दे रही थी कि आदर्श घोटाले की फाइल उसके पास है और रफा दफा करने के लिए वो अशोक से 2 लाख रुपए की मांग कर रही थी। मेरे को ऐसा शक हुआ कि क्योंकि 2 महीने से मेरा फॉलो कर रहा था, तो मेरे को ऐसा लगा कि फिर ये पटेल वाइन से आया, तो 2 लाख से डाउन होकर 15,000 तक आया, तो मेरे को उसके ऊपर डाउट आ गया। मैं सीधा MRMR पुलिस स्टेशन गया और MRMR को मैंने बताया कि मैंने आगे भी ये फर्जी लोगों का केस किया है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि कैसे नैना ठक्कर अशोक पटेल के ऑफिस में आती है और कैसे वो अशोक पटेल के दिए हुए पैसों को गिन रही है। पहले से तैनात पुलिस अशोक पटेल के ऑफिस में आती है। पुलिस नैना ठक्कर से उसका आई कार्ड मांगती है, पर नैना की हालत पुलिस को देखकर खराब हो जाती है। चोरी पकड़े जाने पर वो हाथ जोड़कर माफी भी मांग रही है, पर पुलिस नैना को वहीं से गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। देश दिन भर में आगे की खबरों के लिए चलते हैं दिल्ली मेरे सहयोगी अमित पांडे के पास। शुक्रिया निशाद। दिल्ली में चुनाव होने तय हैं। मंगलवार को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग में विधानसभा को भंग करने की सिफारिश को मंजूर कर दिया है। बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि इस बार वो कोई भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार प्रोजेक्ट नहीं करेगी। कैबिनेट के फैसले के बाद मीडिया से मुखातिब हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। पार्टी पूरी तरह से चुनाव में जाने के लिए तैयार है। हम दिल्ली में शानदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेसी नेता राजीव शुक्ला ने कहा इस वक्त बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है, जबकि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जानबूझकर चुनाव कराने में देर की। IBN-7 पर कैंसर से प्रभावित गांव जो कि ग्रेटर नोएडा में है, उसकी मुहिम लगातार जारी है और अब इसका असर भी दिखने लगा है। एक तरफ तो गांव वाले जहां नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस मामले में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट भी आज आने की संभावना है। यह IBN-7 की खबर का असर था कि पहली बार विशेषज्ञों की टीम और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने माना कि ग्रेटर नोएडा के गांवों में फैल रहा कैंसर स्थानीय प्रशासन की चूक है। कैमरे पर डॉक्टरों ने माना कि इस इलाके में कैंसर मरीजों की संख्या राष्ट्रीय अनुपात से अधिक है और अब इस मुहिम को एक और बड़ी कामयाबी मिली। पहली बार यहाँ कैंसर से खौफजदा गाँव वाले इकट्ठा हुए हैं। हम धन्यवाद, हमको ये सुरक्षित होना चाहिए, पानी गंदा होना नहीं चाहिए, सबको चेक होना चाहिए, हमको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो मैं IBN-7 को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं पिछले 2-3 रोज से देख रहा हूँ, ट्विटर पे भी देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा ये मुहिम को चला रहे हैं और शायद मीडिया का इतना जो सहयोग हर किसी मुहिम को नहीं मिलता जितना IBN-7 कर रहे हैं। तो ये हम सभी ग्रामीण बहुत आभारी हैं IBN-7 के। यही नहीं, अब NGO भी इस मुहिम से जुड़ते दिख रहे हैं। शासन की तरफ से तो निश्चित तौर पर कोई मदद उस तरह से मिल नहीं रही है, तो अब हमारी मुहिम होगी कि हम लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करेंगे ताकि वो अपनी आवाज़ और प्रखर और प्रमुख मात्रा से प्रमुख भूमिका अदा करें। लेकिन जब तक ग्रेटर नोएडा के इन गांवों को साफ पानी मुहैया नहीं होगा, लोगों पर कैंसर का खतरा बरकरार रहेगा। IBN-7 पर लगातार खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने जहरीला केमिकल उगलने वाली फैक्ट्रियों की सूची बनानी शुरू कर दी है। लेकिन अब तक कितनी फैक्ट्रियों को बंद किया गया है, कितने पर जुर्माना हुआ है, इसका जवाब प्रशासन के पास नहीं है। वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर नहीं है, बावजूद इसके वो रोजाना 3 घंटे तक ट्रैफिक की ड्यूटी देती है। दिल्ली गाजियाबाद पर तैनात ये 3 घंटे जो महिला ड्यूटी देती है, एक हादसे ने उसकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया। 57 साल की डोरिस फ्रांसिस एक मिसाल भी है और एक दर्द भरी कहानी भी। एक छड़ी और अपनी आवाज के जरिए दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर एतबार पुश्ता इंटरसेक्शन का ट्रैफिक संभाल रही हैं। पिछले 6 साल से वो हर रोज ये काम कर रही हैं। मेरी बेटी यहीं पर जो है एक्सीडेंट में मारी गई थी, तो उसके लिए मुझे ये सब कार्य करना पड़ता है कि ताकि कोई और जो है एक्सीडेंट का शिकार ना बने। दरअसल 6 साल पहले ठीक इसी इंटरसेक्शन पर एक तेज रफ्तार कार ने ऑटो रिक्शा में जा रहे डोरिस फ्रांसिस के परिवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में डोरिस की बेटी निकी बुरी तरह घायल हो गई और कुछ महीनों बाद उनकी मौत हो गई। बेटी की मौत के सदमे से उबरने के लिए डोरिस ने फैसला किया कि जब तक वो जिंदा हैं, कोई और सड़क हादसा इंसानी या प्रशासनिक लापरवाही से नहीं होने देंगी। और अब बाकी की खबरों के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी मनोज के पास। शुक्रिया अमित। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने उमा भारती के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उमा भारती ने गंगा की सफाई के लिए गंगा किनारे अस्थियां विसर्जन पर
रोक लगाने की बात कही थी। द्वारिका पीठ के शंकराचार्य ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वो गंगा को प्रदूषण से रोकने की बजाय ऐसे फैसले ले रही है जिससे नुकसान ही होगा। शंकराचार्य ने उमा भारती के उस बयान को गलत ठहराया जिसमें उन्होंने कहा था कि गंगा में अस्थि विसर्जन पर रोक लगा देनी चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति जो है गंगा में अपने पितरों की, मृतकों की अस्थि विसर्जन करता है और ये परंपरा है, और गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने का ये तरीका बिल्कुल नहीं है। शंकराचार्य ने कहा कि गंगा की अविरल धारा उसकी शुद्धि के लिए बेहद अहम है। ऐसे में सरकार को गंगा की धारा बचाने के लिए तमाम बांध प्रोजेक्ट पर रोक लगानी चाहिए। आशीष जैन की रिपोर्ट। सतना जिले में अस्पताल और प्राइवेट नर्सिंग होम से निकलने वाला बायोवेस्ट कचरा हर जगह खुले में फेंका जा रहा है। इस संक्रमित कचरे को नष्ट करने के लिए ना तो शासन के नियमों का पालन हो रहा है, ना ही कोर्ट के आदेशों का। सतना में यह संक्रामक कचरा जिला अस्पताल हो या निजी नर्सिंग होम, सब जगह आसानी से नजर आ जाएगा। इस कारण नर्सिंग होम और अस्पतालों के पास रहने वाले लोगों को लगातार दुर्गंध सहने के साथ ही बीमारी की चपेट में आने का खतरा बना रहता है। ये संक्रामक कचरा कबाड़ियों के यहाँ भी देखा जा सकता है। ये वातावरण को अशुद्ध करने के लिए है। इन परिस्थितियों में यदि कानून का सही ढंग से पालन नहीं कराया जाता तो ये समाज के लिए और शहर के लिए बहुत ही कष्टकारक रहता है। इस कचरे को सही ढंग से नष्ट करने के लिए शासन ने ठेकेदार नियुक्त कर रखा है, जिसे हर माह लाखों का भुगतान किया जा रहा है। लेकिन तस्वीरों से साफ है कि ये ठेकेदार और अस्पताल के अधिकारी इस कचरे को कागजों में ही निपटा रहे हैं। संजय लोहानी की रिपोर्ट। अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की कुछ और खबरें संक्षेप में। मध्य प्रदेश के धार के डही गांव में मदरसे में पढ़ाने वाले इस मौलवी को देखिए, इस पर अपने दोस्त की पत्नी के साथ बलात्कार करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता का आरोप है कि 5 अगस्त को मौलवी ने उसे घर में अकेला पाकर उसके साथ रेप किया और साथ ही साथ उसका वीडियो भी बना लिया। पीड़िता ने जब इसकी शिकायत अपने पति से की तो उसने भी आरोपी मौलवी का साथ दिया। इसके बाद बेहद नाराज और परेशान पीड़िता जब आखिरकार अपने माता और पिता के घर गई तो उसने वहां ये बात बताई और तब जाकर पूरे परिवार ने साथ जाके पुलिस को ये जानकारी दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जाते जाते ये बताया कि मैंने वीडियोग्राफी कर ली है, तुझे लोगों में बदनाम कर दूंगा अगर किसी को बताई तो। इस प्रकार धोखे देकर बार बार उसके साथ बलात्कार किया। आदमी को जब भाई ने डरते डरते बताया तो आदमी ने भी कहा कि इसमें क्या हो गया और पुनः उसको बलात्कार करने में आदमी ने भी सहयोग दिया। इसलिए हमने अपराध पंजीबद्ध किया और मौलाना को गिरफ्तार करके जेल भेजा। मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन शीतकालीन सत्र से पहले अलग रंगरूप में नजर आएगा। विधानसभा सचिवालय ने 20 साल बाद इसको नया रूप देने का काम शुरू कर दिया है। करीब 5 करोड़ रुपए खर्च कर साउंड सिस्टम, कारपेट और डिजाइन बदले जाएंगे। भोपाल से लगे बैरसिया इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मारे गए युवक का नाम जगदीश गुर्जर है। पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त जगदीश के साथ उसके 3 साथी भी थे। सभी से पूछताछ हो रही है। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की किताब आत्मकथा प्लेइंग इट माय वे आज लॉन्च होने को तैयार है। इस किताब ने रिलीज होने से पहले ही क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया है। क्या है भूचाल और कौन कौन इस भूचाल में कूदा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारतीय टीम को नंबर 1 बनाने के लिए ग्रेग चैपल को बनाया गया था कोच। भारतीय टीम की खामियों को दूर करने के लिए चैपल को दी गई थी टीम इंडिया के कोच की कमान। लेकिन टीम इंडिया के बड़े खिलाड़ियों के बयानों से साफ है कि अपने 2 सालों के कार्यकाल में गुरु ग्रेग ने दरअसल विलेन बनकर टीम इंडिया का बेड़ा गर्क करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। खिलाड़ी को खिलाड़ी से लड़ाना, खिलाड़ियों में शंका पैदा करना, उनके आत्मविश्वास को डिगाना, टीम को अलग अलग कैंपों में बांटना और इन सब के जरिए टीम इंडिया को पीछे धकेल देना। आरोपों के मुताबिक ये सब किया चैपल ने। चैपल पर ये संगीन आरोप लगाने वाले खिलाड़ी भी कोई मामूली नहीं। सौरव, जहीर, भज्जी और सचिन से लेकर वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण तक चैपल पर एक के बाद एक होते इस खुलासे की शुरुआत हुई। सचिन की आने वाली आत्मकथा प्लेइंग इट माय वे से
इस किताब के एक हिस्से का खुलासा रिलीज से पहले खुद सचिन ने एक इंटरव्यू में किया। सचिन ने आरोप लगाया कि चैपल ने द्रविड़ को कप्तानी से हटाने की साजिश रची। इसके लिए चैपल ने मुझे उकसाने की कोशिश की, कहा कि हम दोनों मिलकर भारतीय क्रिकेट पर लंबे वक्त तक राज कर सकते हैं। चलिए अब वक्त है आपको कुछ और खबरों से संक्षिप्त में रूबरू करवाने का। बेंगलुरु में एक महिला के साथ उसके ही घर वालों के सामने गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 4 लुटेरे लूटपाट के इरादे से महिला के घर में घुसे। वहां उन्होंने चाकू की नोक पर पीड़िता के पति और सास को बंधक बना लिया। महिला का आरोप है कि इसके बाद 2 लुटेरों ने उसके साथ गैंगरेप किया। ये वारदात 24 अक्टूबर की है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने सोमवार को अगवा हुई ईंट कारोबारी नवीन कंसल को सकुशल छुड़ा लिया। हालांकि पुलिस अपहरणकर्ताओं को पकड़ पाने में नाकाम रही। सोमवार को कंसल का घर लौटते वक्त अपहरण कर लिया गया था। बदमाशों ने उन्हें छोड़ने के बदले 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। राजस्थान पुलिस ने जोधपुर में एटीएम लूटने की कोशिश करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन पहले 3 आरोपियों ने मंडोर रोड पर बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को लूटने की कोशिश की थी, जिसमें वो नाकाम रहे थे। पुलिस ने बाद में इन लोगों को पकड़ लिया। आरोपियों से पूछताछ कर उनके साथियों की और जानकारी जुटाई जा रही है। और फिलहाल देश दिन भर में आज के लिए इतना ही। वापस चलते हैं स्टूडियो। धन्यवाद अमृत। आज आपके पास आगे भी अपडेट्स के लिए आते रहेंगे, क्योंकि देखना है कि सचिन की किताब के बाद और कितने खुलासे होते हैं।